हेलो दोस्तों। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। हमारा इस जो वीडियो लेक्चर का सीरीज होगा इसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इसे अच्छे से समझें, हम सीखें। ठीक है, ताकि इसके बाद अगर आप कोई बुक को उठाते हैं तो आपको उसे समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, खासकर लूसेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी आज हम अपना स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, चलिए ये तो ठीक है, इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे। पर इसमें हमें एक चीज़ सीखना होगा कि पहली बात कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। पहला चीज़ जो आज हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये इकोनॉमिक्स होता है एक सब्जेक्ट। ये इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है, मतलब एक विषय है जिसमें हम पढ़ते हैं। पहली बात, इकोनॉमिक्स का हिंदी पहले देख लेते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, शास्त्र मतलब क्या होता है? ग्रंथ यानी बुक। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं, ये इस एक सब्जेक्ट है जिसका इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं किस बात का? हाउ टू मैनेज, हाउ टू मैनेज वेल्थ। ठीक है, हाउ टू मैनेज वेल्थ। हम इस बात को पढ़ते हैं कि आखिर हम जो हमारे वेल्थ हैं, धन है, इसका हम मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या मैनेजमेंट करते हैं तो देख लीजिए। हमें क्या पता है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं ये कैसे हैं? लिमिटेड हैं। मतलब कि कुछ एक निश्चित अमाउंट में हमारे पास, सीमित मात्रा में हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो नीड हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, ये कैसे हैं बताइए? आपके ज़रूरतें क्या सीमित हैं? नहीं, हमारे ज़रूरत क्या है? अनलिमिटेड है। हमारे ज़रूरत कैसा है? अनलिमिटेड है। तो इस जो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, इस लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारे जो नीड जो कि अनलिमिटेड है, इसे फुलफ़िल कैसे करना है, हम इसी का अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, हमारी इन जो नीड है, हमारे जो अनलिमिटेड हैं, वो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे इसको हम फुलफ़िल करें। ठीक है, कैसे पूरा करें हमारे अनलिमिटेड नीड को, इसी का अध्ययन हम करते हैं इकोनॉमिक्स में। जैसे कि आप इसमें देखिए हम क्या सब चीज़, कौन कौन सब चीज़ का स्टडी करते हैं, कौन कौन से टॉपिक का। इसमें हम स्टडी कर लेते हैं, जीडीपी हो गया आपका, नेशनल इनकम हो गया, मतलब राष्ट्रीय आय जिसे कहते हैं। इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद बात करें टाइप ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी हो गया। मॉनेटरी पॉलिसीज़ होगी, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ों को हम इसी में अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इकोनॉमिक्स समझ में आया। तो इकोनॉमिक्स क्या है? हमारा एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ के बारे में। इसमें हम क्या मैनेजमेंट सीखते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, मतलब एक सीमित मात्रा में है, पर हमारे जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है। हम ये अपने अनलिमिटेड ज़रूरतों को लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरह पूरा कर सकते हैं, इसी बात को हम कहाँ पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इसके कुछ टॉपिक्स आप देख लिए। ठीक है, पर अब देखिए हम बात करते हैं कि इसके फादर कौन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बताइए। आप में से बहुतों को पता होगा कि एडम स्मिथ, ये हैं इकोनॉमिक्स के फादर। इसने इसके बारे में जो एक बुक लिखे थे, जिसमें इसके जो बुक है बहुत फेमस है, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक ये लिखते हैं 1776 में। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन किसका बुक है? एडम स्मिथ का। इसे ही हम बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक्स के पिता।
ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। आगे हम और पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स को अलग अलग पार्ट में माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता हैं अल्फ्रेड मार्शल और मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता हैं जी एम केन्स। फिर हम पढ़ेंगे मैक्रो और माइक्रो दोनों इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, ये सब बहुत कुछ हम देखने हैं आगे। तो देखते हैं आगे। तो पहली बात, हमें उम्मीद है कि आप इकोनॉमिक्स क्या है ये समझ चुके हैं। अब बात है कि इकोनॉमी क्या होता है ये समझने का। तो चलिए देखते हैं। अभी हम सीखेंगे इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी बोलते हैं किसी एक एरिया में, जैसे वो एक कंट्री हो सकता है या तो पूरा वर्ल्ड हो सकता है, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में जो ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी भी कंट्री में जो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उसे हम बोलते हैं, और उससे जो हमारे आय आते हैं, जो इनकम होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं उस देश का, उस एरिया का इकोनॉमी। ठीक है, उसे बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी से हमारा मतलब क्या होता है। पहली बात, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम हिंदी में क्या लेते हैं, आर्थिक गतिविधि। क्या बोल लेते हैं, आर्थिक गतिविधि। ठीक है, आर्थिक गतिविधि बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ठीक, तो देखिए, और इकोनॉमी क्या होता है, ये होता है अर्थव्यवस्था। ये हिंदी वाले भाई को प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए लिख दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था, इसे हम बोलते हैं इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था, अर्थशास्त्र। ये अर्थव्यवस्था है किसी भी कंट्री का, जो मतलब इनकम का जो मतलब व्यवस्था है, सिस्टम है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस एरिया का इकोनॉमिक इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, ये आर्थिक गतिविधि जो होता है, उस एरिया के अंतर्गत जितने भी काम किए जाते हैं अर्निंग के, मतलब पैसे कमाने के उद्देश्य से, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हम देख लेते हैं। मान लीजिए प्रोडक्शन, यानी उत्पादन। हिंदी वाले भाई सुन के लिख लीजिए, PRODUCTION हम लिखते हैं, प्रोडक्शन हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं इसमें, और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, कंजम्पशन हो गया, या फिर हम सेविंग बोल दें, इन्वेस्टमेंट बोल लें। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, और ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे इकोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या समझे कि किसी भी इंडियन इकोनॉमी का मतलब आप क्या समझेंगे कि इंडिया में जितने भी जो भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन किसे बोलते हैं, ये जैसे कि आप खेती करते हैं तो उसमें जो होता है, कुछ जो मिलता है, वो उत्पादन हम कर रहे होते हैं, उसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं। पर मैन्युफैक्चरिंग होता है फैक्ट्रीज में, तो ये प्रोडक्शन जो है ये प्राइमरी सेक्टर में होता है और मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में। अच्छा, अभी हम ये बताया नहीं है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन, और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि किसी चीज़ को भी बनाते हैं तो निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे बंटवारा होएगा। कंजम्पशन, जो हम खर्च करते हैं, सेविंग हो गया, और इन्वेस्टमेंट हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आता है, इकोनॉमी में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फ़र्क समझ गए। इकोनॉमिक्स क्या था, एक सब्जेक्ट था। इकोनॉमी क्या होता है, एक किसी भी एरिया में जो भी पैसे कमाने के उद्देश्य से जो भी चीज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे हमारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। क्या देखेंगे हम, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी।
मतलब इकोनॉमी हम क्या देखें कि किसी भी एरिया में जो पैसे कमाने के उद्देश्य से जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, और सारे आर्थिक गतिविधि जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं उस एरिया का। तो लेकिन अब हम इसमें देखेंगे ना कि किस किस सेक्टर से लोग किस किस तरह से पैसे कमाते हैं, तो इसके लिए लोग 3 सेक्टर में कार्य करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एक फोर्थ सेक्टर होता है इसके कि क्वांटिनरी सेक्टर बोलते हैं, उसके बारे में बाद में देखेंगे, पर मेनली हम 3 सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। हम क्या पढ़ते हैं, पहला में हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो चलिए इसे हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे से कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है और इसमें किस किस तरह के कार्य किए जाते हैं, और इसके जो वर्कर्स होते हैं इसके किस इसे बोलते हैं ना, रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, ये आप पढ़ सुन रखे होंगे। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जीडीपी में इसका योगदान कितना होता है, ठीक है, ये सब बातें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं अपना प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, इसमें जो ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब जितने भी खेती बाड़ी वाले काम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। मतलब कि जैसे कि इसमें आप कह सकते हैं कि खेती किया जाता है या फिर मत्स्य पालन, पशुपालन, ठीक है। जो भी चीज़ें होते हैं ये सारे किस में, एटसेट्रा, ये सब किस में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। और इस सेक्टर में जो वर्कर कार्य करते हैं, जो लोग कार्य करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, रेड कॉलर वर्कर कहलाते हैं, प्राइमरी सेक्टर में कार्य करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है। और हम बात करें तो इसका जो जीडीपी है हमारा, इसमें इसके योगदान का बात कर लें तो ये हो जाता है 17 से 18% तक। हालांकि ये पहले जिस समय देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय इसका योगदान बहुत ज़्यादा था, मतलब 50% से ज़्यादा ही बोल सकते हैं, पर धीरे धीरे इसका योगदान घटता जा रहा है इकोनॉमी में। क्योंकि उस समय में सिर्फ अपना देश चलाने का एक ही रास्ता था, बस प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड था सब कुछ, खेती जो किसान लोग थे यही सब कुछ कह सकते हैं कि संभाल रहे थे। पर धीरे धीरे हमारा जो हम बढ़े तो ये प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर पे हम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत हद तक हुए भी हैं। तो अभी बस इसका जो अपना जीडीपी है, जीडीपी क्या होता है कि किसी भी एरिया के अंतर्गत एक साल में जितने भी सर्विस और गुड्स मिलते हैं, जितने भी कॉस्ट होते हैं उसके, वो सारे मिला के उसे हम जीडीपी बोलते हैं। मतलब शायद आप समझे नहीं, तो देखिए जित कोई भी सामान में बनता है उसका कुछ प्राइस होता है, और जो कुछ सेवा देते हैं उसका भी कुछ प्राइस होता है। इन दोनों के प्राइसेस को जब हम जोड़ लेते हैं, इससे जो भी हमारा मतलब बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जीडीपी हो गया, जीडीपी में इसका योगदान कितना होता है, 17 to 18%, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ, अब क्यों बोलते हैं इसे बैकबोन, देख लीजिए। कोई भी चीज़ जो अभी हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्टर, उसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ का निर्माण होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कार्य जो होते हैं वो सारे किस में होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। जो भी फैक्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्री में से हम खासकर सेवा क्षेत्र को भी जोड़ लेते हैं, पर लेकिन जितने भी फैक्ट्रीज में जो भी चीज़ बनते हैं वो सारे के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, मतलब कच्चा माल जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर से ही आता है। मतलब मान लीजिए अब हमें चीनी बनाना है, उसके लिए गन्ना कहाँ से आएगा, ये खेती से, मतलब प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर का जो मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल की तरह कार्य करता है किस, सेकेंडरी सेक्टर वालों के लिए, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर वालों के लिए रॉ मटेरियल का कार्य करता है।
तो ये जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में होते हैं ये सारे रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं, पर इससे बनते हैं क्या, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है, वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। तो इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर होगा, फिर तो उसमें जो लोग कार्य करेंगे वो आगे सेवा पहुंचाएंगे उसके ही सहारे। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर को सही तरह से चलने के लिए प्राइमरी सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्राइमरी सेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। अब सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र, वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, और ये सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी होती है ये पढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, सारे ऑल टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो होता है ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। जैसे कि इसमें फैक्ट्री जो आते हैं कौन से सेक्टर में आएंगे, ये सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इसमें जो भी वर्कर कार्य करते हैं इसे हम बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। ठीक है, ब्लू कॉलर वर्कर। देखिए एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर वाले जो वर्कर्स होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो इसलिए उसे रेड कॉलर कहते हैं। उसके कंपैरिजन में ये सेकेंडरी सेक्टर के जो वर्कर होते हैं वो कम मेहनत करते हैं, इसलिए ये हो गया ब्लू कॉलर वर्कर। ठीक है, और ये ब्लू कॉलर होते हैं सेकेंडरी सेक्टर वाले। और इस जीडीपी में अगर हम बात कर लें इसका योगदान का, तो इसका योगदान जीडीपी में होता है 29 to 30% तक। ठीक है, जीडीपी में इसका जो योगदान होता है देश का जीडीपी में। ओके, तो सेकेंडरी सेक्टर में बस इतना ही काफ़ी है फिलहाल। और हम देखते हैं टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कह सकते हैं, पर ये तृतीय क्षेत्र में किसको हम काउंट करते हैं, सारे के सारे तरह के सेवा क्षेत्र जो होते हैं उसे ही हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। टर्शरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये होता है टर्शरी सेक्टर, यानी कि इसमें क्या काउंट करते हैं हम, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि ऑल टाइप ऑफ सर्विस एक्टिविटी मतलब सेवा के जितने भी कार्य हैं सेवा वाले, वो सारे क्या होते हैं, सर्विस एक्टिविटी कहलाते हैं। मतलब ये सेवा क्षेत्र होते हैं, टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए इन जैसे कि ये कैसे होंगे बताइए, सेवा क्षेत्र जो होता है, सेवा क्या दिखता है, मतलब इसे हम ना फील करते हैं। ठीक है, ये इसे हम ये टच नहीं कर सकते इसे। ठीक है, इसलिए हम इसे इनविजिबल सर्विसेज हम बोलते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं सारे के सारे। ठीक है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे कि मान लीजिए इसमें हम देखेंगे कि मॉल में जो भी मॉल क्या करता है, ये देखिए इसमें हम एक बात और देखेंगे कि बाइंग और सेलिंग का जो एक्टिविटी होता है, बाइंग और सेलिंग का जो एक्टिविटी होता है बाइंग और सेलिंग का जो एक्टिविटी होता है वो किस में हम आते हैं, टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि ये भी सेवा क्षेत्र ही है। लाइक मॉल में क्या होता है, मॉल ये ना तो प्राइमरी सेक्टर है, मतलब यहाँ कुछ उत्पादन नहीं होता है, मतलब यानी प्रोडक्शन नहीं होता है, और ना ही सेकेंडरी सेक्टर है क्योंकि यहाँ कोई कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। ये क्या करता है, बस वहाँ से बाई करता है फिर हमें यहाँ पे रिटेल के तौर पे सेल कर देता है। तो यही होता है, ये मॉल किसके अंतर्गत आएगा, टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कोई भी शॉप जो होता है और या फिर होलसेलर कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ किस में आते हैं, से ये आप मान लीजिए एजुकेशन जो टीचर होते हैं वो किस सेक्टर के हैं, टर्शरी सेक्टर के हैं। कोई भी मतलब हम दे देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, जो भी सेवा क्षेत्र है ये सारे के सारे मतलब जिससे हमें सर्विस प्रोवाइड होता है। बस मतलब वहाँ पे ना तो कुछ उत्पादन होना चाहिए ना ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, मतलब ना प्रोडक्शन हो ना मैन्युफैक्चरिंग हो। इसके अलावा जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वो सारे को हम टर्शरी सेक्टर में रखते हैं, मतलब सेवा क्षेत्र में रखते हैं। इस सेक्टर में जो कार्य करने वाले लोग होते हैं इसे हम बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब, वाइट कॉलर वर्कर। इसको वाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं। और ये जो वाइट कॉलर जॉब करते हैं ये लोग, ठीक है, तो इसे वाइट कॉलर वर्कर बोलते हैं। ठीक है, और आपको इसका जो जीडीपी में हमारा अभी
वर्तमान में इसका योगदान है ये अप्रोक्सीमेटली 52 टू 53% तक माना जाता है इंडियन इकोनॉमी में इसका योगदान, ठीक है, किसका, टर्शरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान। लेकिन आपको बता दें कि जिस कंट्री में टर्शरी सेक्टर का योगदान जो है 70 टू 80% तक होता है उसे हम बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी। लेकिन जब कहीं देखते हैं कि वो 80% था पर वो गिर के 75 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 65 हो गया, इस तरह से अगर उसका इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रहा, मतलब वहाँ पे सेवा क्षेत्र का योगदान कम हो रहा है तो उसे हम लेस डेवलप्ड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा गिर के इतना हो गया कि 50 टू 53 है या फिर वो अभी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, 50 टू 53% तक उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान है उस इकोनॉमी में, तो वो डेवलपिंग इकोनॉमी कहलाता है। इसलिए इंडिया कौन सा इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो इतना ये हमारे टर्शरी सेक्टर पर। देखिए इसमें हम कभी कभी पढ़ लेते हैं क्वांटिनरी सेक्टर। देखिए अब ज़्यादातर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ये तो आप ज़्यादातर बुक में पढ़ लिए होंगे, पर क्वांटिनरी सेक्टर ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसे हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर में ही पढ़ते हैं। पर लेकिन आपको मैं बता देता हूँ ताकि कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे मिस्टेक ना हो जाए। तो इसमें जैसे कि क्वांटिनरी सेक्टर जो होता है इसके जो कुछ एक्टिविटी हैं हम देख लेते हैं। इसमें जो एक्टिविटी होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन, जो लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं या फिर उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो सेवा प्रदान कर रहे हैं ये इस तरह के सेवा क्या कहलाते हैं, क्वांटिनरी सेक्टर में पढ़ते हैं हम। लाइक इसमें कौन लोग कार्य करेंगे, जिसके पास टेक्निकल स्किल्स होगा, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स वाले लोग काम करेंगे इसमें, या फिर जो कि मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट करने वाले। अब क्या मैनेजमेंट करने वाले, जैसे कि हम बात कर लें तो म्यूचुअल फंड का मैनेजर होता है, टैक्स मैनेजर होता है, जैसे कि सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब जो होते हैं ये सब क्वांटिनरी सेक्टर में हम इसे पढ़ सकते हैं। मतलब ये इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट और एनालिसिस करते हैं। कभी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, लाइक जैसे आईएएस लोग होते हैं, उसे भी हम क्वांटिनरी सेक्टर में ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वांटिनरी सेक्टर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब इकोनॉमिक्स, जिसे कि हम डिवाइड करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ वो समझ में, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आ गए। प्राइमरी सेक्टर बताइए क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है, जैसे कि खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारे, ठीक है। और इस प्राइमरी सेक्टर में जितने भी लोग कार्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। अभी के समय में वर्तमान टाइम में जीडीपी में इसका, हमारे इंडियन जीडीपी में इसका योगदान कितना है, 17 टू 18%, ठीक है। और इसे हम बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी के सहारे चलते हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के जो हैं हमारे इकोनॉमी के, वो दोनों चलते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इसमें होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, लाइक फैक्ट्री में जितने भी काम होते हैं, मतलब जो भी चीज़ का निर्माण होता है, मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल का काम करता है प्राइमरी सेक्टर, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। जिसमें यहाँ पे जो वर्कर कार्य करते हैं उसे हम बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर, और जीडीपी में इसका योगदान 29 टू 30% है। पर टर्शरी सेक्टर यानी जिसे हम हिंदी में सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें सारे एक्टिविटी कैसे होते हैं, सर्विस वाले एक्टिविटी होते हैं, जैसे कि मॉल करता है, शॉप करता है, होलसेलर्स वाले करते हैं, टीचर्स करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, ये सारे कौन किस में आएंगे, टर्शरी सेक्टर में। मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, ठीक है। इस सेक्टर में जितने भी वर्कर कार्य करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। अभी के समय में अपना जो इंडियन जीडीपी है इसमें इसका योगदान कितना है, 52 टू 53% के आसपास है, ठीक है। और जिस कंट्री में, जिस इकोनॉमी में टर्शरी सेक्टर का योगदान 70 टू 80% या उससे ज़्यादा हो जाए उसे हम डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। लेकिन अब जिसमें ये धीरे धीरे कम हो रहा होता है उसे लेस डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन जब जिस इकोनॉमी में टर्शरी सेक्टर का योगदान 52 या 53% के अप्रॉक्स, 52-60% के अप्रॉक्स हो, उसे हम डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। और क्वांटिनरी में आप देख लिए कि जो इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है ये, जो कलेक्ट या एनालिसिस करते हैं, उसे हम क्वांटिनरी सेक्टर में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का बारे में। इकोनॉमिक्स तो देखिए हम इसे आगे फर्दर डिवाइड करते हैं टू
टाइप्स में, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम पीछे का बात आपसे पूछ लें जरा, बताइए इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र। इसका मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र। मतलब मुद्रा के बारे में जिस शास्त्र में हम पढ़ते हैं वो अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स है वो। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, जहाँ पे हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे वेल्थ का मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि हमारे जो नीड्स हैं ये हैं अनलिमिटेड, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हैं हमारे पास लिमिटेड, मतलब वो निश्चित है। तो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारे अनलिमिटेड नीड्स को कैसे फुलफ़िल करें, यही हम सीखते हैं किसमें? इकोनॉमिक्स में। जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग चीज़ है। जैसे हम बात फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास में जैसे कि कुछ भी होता है, ये ग्रेविटेशन क्या होता है, हम जब दौड़ रहे होते हैं तो हम थकते क्यों, ये वगैरह जो भी है ये सब हम पढ़ते हैं अपना फिजिक्स में। फिर केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक ये होता है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में जो हम क्या पढ़ते हैं, अपना पैसे के बारे में पढ़ते हैं कि अपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, हमारी जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि अभी हम पैसे से ही सब कुछ करते हैं, तो इसलिए पैसे मैं बोल रहा हूँ। तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं उसके मैनेजमेंट मैं सीखता हूँ, ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स में। तो ठीक है, तो देखिए अब इकोनॉमिक्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए इससे मतलब हिंदी में मैं लिख देता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं वेस्टी अर्थशास्त्र, वेस्टी अर्थशास्त्र, ठीक है। और जो ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसे हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र, वेस्टी अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें हम पूरे कंट्री लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। और जब इकोनॉमिक्स का बात हम कोई इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, किसी एक खास व्यक्ति या किसी एक इंडिविजुअल के लिए बात करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब यही बातें हम बहुत बड़े लेवल या देश या वर्ल्ड लेवल पे करते हैं उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो चलिए अगले स्लाइड में हम पढ़ते हैं खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैंने इसका हिंदी लिख दिया था। तो देखिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिहेवियर या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रिलेटेड हो किससे, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूनिट। इकोनॉमी ये लिखना बड़ा खतरनाक है। तो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, जब हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, जब हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि रिलेटेड हो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब कि इस एक इकोनॉमी में क्या होता है, एक एक
चीज़ या मतलब चीज़ या इंसान दोनों का ही योगदान होता है, किसी खास का भी, ठीक है। तो एक एक से मिलके बहुत सारा बन के सारा मिलके बना देता है पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, इसमें हम बात करते हैं इंडिविजुअल का, मतलब किसी खास का, किसी एक खास का, ठीक है, किसी एक खास का। तो इसे बोलते हैं इंडिविजुअल यूनिट के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे, तो इसे हम बोल देंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब मान लीजिए कोई चीज़ का प्राइस कम हो गया, तो प्राइस कम होने का अर्थ क्या है, किसी एक चीज़ का प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं ये प्राइस हो गया, तो किसी एक चीज़ का प्राइस कम हो गया, लेकिन यही जब हम इन्फ्लेशन सब बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन जो हो रहा होता है वो पूरे इकोनॉमी में आ रहा होता है, ठीक है। तो उसमें पूरा सारा पूरा इकोनॉमी का बात करते हैं, तो वो पूरे कंट्री लेवल पे होता है या फिर वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, तो वो सारे हम क्या पढ़ेंगे, मैक्रो में पढ़ेंगे। पर अगर किसी एक प्रॉपर चीज़ का प्राइस घटना या बढ़ना जब हो रहा है, तो ये किसी इंडिविजुअल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब प्राइस के बारे में किस में हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इस तरह से डिमांड या सप्लाई, ये किसी पे, किसी एक इंडिविजुअल पे बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति का डिमांड होता है और किसी एक व्यक्ति का सप्लाई होता है, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम जो होता है, इन प्रति व्यक्ति आय जो होती है, ये क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के बारे में हम इसमें बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये कंज्यूमर या प्रोड्यूसर का बिहेवियर की बात कर लें, तो कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर रहा है, जो प्रोड्यूसर मतलब जो दे रहा है, उसे सप्लाई दे रहा है। तो ये क्या है कि इसके जो बिहेवियर है, किसी इंडिविजुअल लेवल पे बातें चल रही है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लाइक प्राइस का बात हो गया, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, अब प्राइस पढ़ते हैं, मार्केट के बारे में पढ़ लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर को पढ़ते हैं। और क्या कह सकते हैं, पर कैपिटा इनकम हो गया, ये सब हम पढ़ते हैं इसी में, ठीक है। तो ये सारे हम किस में पढ़ लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पिता है ये कौन है, फादर ऑफ, इसके फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं अल्फ्रेड मार्शल को। अल्फ्रेड मार्शल कौन है, ये हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। इसे याद रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। और देखिए इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम है, इसे एक और नाम से हम जानते हैं, इसका नाम हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी। इसका इस्तेमाल क्या होता है, खासकर किस चीज़ के लिए करते हैं, किसी का प्राइस को डिफाइन करने के लिए, किसी का प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस डिफाइन करने के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, इसीलिए हम इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। प्राइस थ्योरी के भी नाम से कैसे जानते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को जानते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके जो हम देखे थे इकोनॉमिक्स का जो दूसरा प्रकार था वो क्या था, हमारा था मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें हम जो बात करते हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हम क्या बात करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ओवरऑल कंट्री और वर्ल्ड, ठीक है। पूरा कंट्री या पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक बिहेवियर या इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम जब एक साथ पढ़ रहे होते हैं, बड़े लेवल पे बात कर रहे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे कि अगर हम बात करें नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम इसका मतलब क्या होता है, पूरा राष्ट्र का जो आय है, मतलब पूरे देश का बात कर लिए इसमें, या फिर हम एम्प्लॉयमेंट का जब बात करें, एम्प्लॉयमेंट का जब बात करें, तो क्या किसी एक आदमी की बात करते हैं, नहीं। हम जब भी एम्प्लॉयमेंट जब पढ़ रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हमारा मतलब इससे होता है कि देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, उसे हम दूर करना है, मतलब हम सारे पूरे देश लेवल पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब बड़े लेवल पे बात कर रहे होते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लाइक मान लीजिए आप जीडीपी के बारे में पढ़ रहे हैं, जीडीपी क्या होता है, पूरा देश का होता है, तो हम ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इन्फ्लेशन जो होता है पूरे बड़े लेवल पे होता है, तो ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसी तरह से अगर हम बात कर ले पॉवर्टी का, पॉवर्टी का
ये भी हमारा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्योंकि देखिए पुअर कौन होता है, एक व्यक्ति, लेकिन पॉवर्टी का जब बात करें, गरीबी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा बात करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 30% जो है कि आबादी बीपीएल में है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है, मतलब बिलो है पॉवर्टी लाइन का, ठीक है। तो ये है हमारा बीपीएल श्रेणी में रहने वाले। तो ये पॉवर्टी किसके मुद्दे हैं, हमारे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया। पर इसके देखिए फादर कौन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। फादर कौन है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो इसके फादर होते हैं जे.एम. किन्स। जे.एम. किन्स कौन है, इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता हमने किसे देखा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पिता हमने पढ़ा था अल्फ्रेड मार्शल को, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के पिता हम किसे देखे थे, कि एडम स्मिथ को। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है कि ये, अब बताइए इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि साथ में पूछ लेता है MICRO, माइक्रो एंड मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है इसके पिता कौन है। जब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पिता आपको साथ में पूछ लिया जाए तो इसका नाम इसे लिख दीजिएगा आप, रैगनर फ्रिश, ठीक है, रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश को हम बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, रैगनर फ्रिश, ठीक है। रैगनर फिश भी कहते हैं, आर कभी कोई साइलेंट भी कर देते हैं बोलते बोलते। तो ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति थे जिसको कि इकोनॉमिक्स के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ मिला था, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, कब, 1968 में। हम जानते हैं कि अभी के समय में जो नोबेल प्राइज़ हैं ये 6 सेक्टर में दिए जाते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में और पीस में, नोबेल पीस प्राइज़। ये 5 तो पहले से ही मिल रहे थे, मतलब 1968 से पहले बस 5 ही सेक्टर में मिलते थे। पर 1968 के बाद से, 1968 के बाद से एक और सेक्टर इसमें जुड़ गया, इकोनॉमी, अब इसमें भी मिल रहा है। तो 5+1, 6 सेक्टर में भी दिया जा रहा है नोबेल प्राइज़। तो याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने पढ़ा इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस सीखे हैं हम, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लिए। फिर हम देखे कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेज हम इसके निकाले, कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते थे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़े लेवल पे, लाइक कंट्री और वर्ल्ड के लेवल पे बात करते थे। जिसके पर कैपिटा इनकम एक इंडिविजुअल का होता है, तो इसमें हम बात करेंगे, इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। पर जैसे कि अगर हम बात कर ले इन्फ्लेशन, तो पूरे पूरे इकोनॉमी में ये आ जाता है। तो पूरे कंट्री लेवल या फिर वर्ल्ड लेवल पे ये बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट पूरे कंट्री लेवल में बात कर रहे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ चुका है, ठीक है। तो एक आदमी के बेरोजगार रहने से उतना दिक्कत नहीं है, पर हम जब सारे को देखते हैं बहुत बेरोजगार है, तो ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात जब करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। इस तरह से इन्फ्लेशन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। पर प्राइस में घटना या बढ़ना, ये इंडिविजुअल चीज़ का प्राइस में घट वृद्धि या कमी होता है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और हम ये भी देखें कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, रैगनर फ्रिश हैं। इसी तरह से अगर हम जब बात कर रहे होते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, जे.एम. किन्स हैं। इसी तरह से अगर हम बोले माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, तो अल्फ्रेड मार्शल हैं, ठीक है। तो इतने आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह से लगातार वीडियोस पाने के लिए। अगर आप इसे शेयर करेंगे और ज़्यादा फैलाएंगे, तो मुझे जब लगेगा कि लोग इसे, मतलब आप लोगों को ये चाहिए, आप इसे पसंद आ रहा है, तो मैं इसे और आगे बढ़ाऊँगा और भी वीडियोज़ आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।